मेरा नंबर कब आएगा साइबर फ्रॉड में, मतलब आप अगले शिकार हो सकते हैं फ्रॉडस्टर के लिए। हमारे पास कॉल आते हैं ना, क्रेडिट कार्ड बनवाना है सर, जी, तो वो तो वहाँ से भी शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत वहीं से होती है। तो डेटा लीक कहाँ से हो रहा है? वो सभी बैंकिंग सिस्टम जो है भारत का, वहाँ से सभी डाटा लीक हो रहा है। तो एक मर्ज कॉल का आपने बताया, मर्ज कॉल स्कैम भी कोई नया एक चीज़ आई है, तो है क्या ये? ये रिसेंट ट्रेंड में चलने वाला एक स्कैम है, ये बिल्कुल न्यूली ट्रेंड है। तो आज के टाइम में अगर स्कैम होगा सबसे बड़ा, तो कौन सा स्कैम पॉसिबल है? घर बैठे पैसे कमाएं या अपनी बुद्धि से इनमें पैसे कमाएं। ठीक है, कि आप स्नैपचैट यूज़ कीजिए, पर आप अपने फॉलोअर्स लिमिटेड रखिए। ये तो आपने बिल्कुल मतलब सॉलिड पॉइंट उठाया है। ज़्यादातर लड़कियों के केस में वो चीज़ें होती हैं। लड़कियों को बहुत ज़्यादा शौक है अपने पिक पर लाइक, उनके फ़ोटोज़ पर अगर 500 लाइक, 1000 लाइक आए, फिर उनकी फ़ोटो को क्या है, डाउनलोड कर लिया जाता है, एआई के द्वारा एडिट करके कुछ सेक्सुअल कंटेंट बना दिया जाता है, फिर वो वायरल किया जाता है। कोई आपने किसी की फेक प्रोफाइल बना ली और लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है, ज़्यादातर केस में वो उसका आशिक होता है। ज़्यादातर क्या 90% ऑफ केसेस में आशिक के द्वारा ही ये गतिविधि की जाती है। उसको क्या सज़ा मिलेगी? 7 साल तक की सज़ा दिलवा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्राइम के कहाँ से आते हैं मामले? आपको पता ही है, नूह पूरे भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है। नूह इस वक्त पूरे इंडिया में, हाँ, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा वहाँ पर लोगों के द्वारा स्कैम करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पर टारगेट होता है डेली का 1 करोड़ रुपए कमाना। बुलाती है मगर जाने का नहीं, मैं उसके नाम से या उसके फ़ोन नंबर से मैं उसके अकाउंट की ये भी बता सकता हूँ उस खाते में कितने रुपए हैं। आपके मुझे एक्चुअली मुझे अकाउंट में पैसे चाहिए, तो मैं आपको कैश दे दूंगा, या मुझे कहीं से मंगाने आपके पास तो आप मुझे ट्रांसफ़र कर देना। मैं आपके खाते में 10,000 रुपये डलवा देता हूँ और आप मुझे 8,000 रुपये दे दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। आप लालच के शिकार हो जाएंगे। तो एक चीज़ और बताता हूँ, मैं व्यक्ति का फेस देखकर ये पता लगा सकता हूँ कि ये सच में इस फर्म के ओनर है या नहीं। अब इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम क्या होगा? साइबर क्राइम में बिल्कुल। स्वागत है आपका इंस्पायर इंडिया शो में, और आज के जो हमारे गेस्ट हैं अखिल, वो एक साइबर क्राइम एडवोकेट हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी के साथ साइबर क्राइम हो जाता है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, किस किस तरीके के फ्रॉड अभी मार्केट में चल रहे हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है। तो इस टॉपिक पे हमने इन डेप्थ हम बात करने वाले हैं। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसी से हम और अच्छे गेस्ट अपने चैनल पे लेके आएंगे और आप और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी। और ये पॉडकास्ट आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अभी बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अखिल भाई, स्वागत है आपका हमारे इंस्पायर इंडिया शो में। और आज के ऑडियंस को काफ़ी कुछ पता चलने वाला है साइबर क्राइम के बारे में, क्योंकि ना अक्सर आती रहती है हमारे पास तो ये चीज़ें, बट काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद हमने, मेरे ही नॉन में थे, आप कॉलेज फ्रेंड हो एंड एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है आपका इस चीज़ में, तो स्वागत है आपका आप हमारे शो पे। धन्यवाद सागर भाई। जैसे कि आप मेरे पुराने मित्र हो, हम कॉलेज में साझा रहे हैं, तो आज मैं आपको साइबर से जुड़ी बारीकियों के बारे में जानकारी देता हूं। आप स्टार्ट कीजिए। और एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी कि इसको इतना ही सरल शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में आप रखना कि हमारी ऑडियंस को समझ आ जाए। बिल्कुल सरल तरीकों में और सटीक आंसर ऑडियंस को पता लगेगी, और इस पॉडकास्ट में जो आपकी ऑडियंस है उनको नई नई जानकारियों के बारे में बारीकी से पता लगेगा। ठीक, तो चलो पहला क्वेश्चन मैं शुरुआत करता हूँ कि मेरा नंबर कब आएगा साइबर फ्रॉड में, मतलब आप अगले शिकार हो सकते हैं फ्रॉडस्टर के लिए, इसलिए आप सचेत रहें और सावधान रहें। इसका यही है कि किसी का कभी नहीं पता कि कब आपके साथ क्राइम हो जाए। क्योंकि जैसे कि भारत में साइबर क्राइम बहुत अधिक गतिविधि में बढ़ता जा रहा है, तो किसी को भी नहीं पता अगला शिकार कौन है। तो आप सचेत रहे, यह सोचे कि अगले शिकार आप स्वयं हैं। ठीक, तो यार मेन चीज़ तो एक ये भी है ना कि कोई इंसान अगर आज की डेट में, आज हम ऑनलाइन है,
सारी चीज़ें हमारी ऑनलाइन है, डेटा। अभी मैं कॉलेज में गया था वर्कशॉप करने एआई के ऊपर, तो वहाँ किसी ने मुझसे पूछा ये जो घिबली का भी आया था, जी घिबली आर्ट, तो हम ये सारी चीज़ें ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, जी। तो किस हद तक पॉसिबिलिटी है कि हमारे साथ साइबर क्राइम हो जाए? देखो, जैसे कि रिसेंट ट्रेंड हो चुका है, लोग वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं, ना कि रियल वर्ल्ड में। रियल वर्ल्ड में। जैसे कि घिबली आर्ट का मैं बताता हूँ, लोगों के द्वारा अपनी प्राइवेट फोटो लीक की जा रही है और ये जितना भी डाटा है वो सभी डार्क वेब पर उपलब्ध होता है और फ्रॉडस्टर उस डाटा का यूज करके आपका साइबर शिकार कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसमें मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, और सबसे बेसिक क्वेश्चन रखूंगा इसमें मैं, जी। कैसे पता लगाएं कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है? किस तरीके के फ्रॉड के बारे में आप जानकारी चाहते हैं? तो साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड के ऊपर मैं कुछ टॉपिक्स है मेरे। हाँ ठीक जी, है, तो बताइए। पहले हम बात कर लेते हैं। अभी जैसे लेटेस्ट में सर्च कर रहा था और आपसे भी डिस्कशन किया मैंने, तो एक मर्ज कॉल का आपने बताया, तो जी। मर्ज कॉल स्कैम भी कोई नया एक चीज आई है क्या ये? सबसे पहले मैं मर्ज कॉल स्कैम के बारे में बताता हूँ। ये रिसेंट ट्रेंड में चलने वाला एक स्कैम है, ये बिल्कुल न्यूली ट्रेंड है। मर्ज कॉल स्कैम क्या है? कोई भी व्यक्ति आपके पास फोन करता है और उसके पास आपकी सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड। आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, क्रेडिट कार्ड का व्यक्ति बनकर वो आपको कॉल करता है और जब वह आप उससे जानकारी पूछते हैं तो वो आपका सटीक एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, सभी चीज़ें बताता है। आप उसके झांसे में आ जाते हैं और उसके बाद वह बोलता है कि आपके पास हमारे सीनियर के द्वारा कॉल की जा रही है और कृपया करके आप इसमें मर्ज हो जाइए। वो मर्ज जो कॉल होती है वो बैंक की तरफ से होती है, जिसमें ओटीपी आता है। जैसे ही आप कॉल मर्ज करते हैं तो वो ओटीपी दूसरे व्यक्ति उस फोन से सुन लेता है। जैसे ही ओटीपी सुनता है वो आपके बैंक खाते से सारा लाखों रुपए गायब कर सकता है। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक केस सोल्व कराया। मेरे एक जानकार थे जिनके साथ 2,32,000 रुपए का फ्रॉड हुआ, जो नूह के रहने वाले थे। जैसे ही उनके साथ ये अपराध घटित हुआ, उन्होंने मुझसे फोन किया। मैंने कहा कि सबसे पहले आप इसकी साइबर कंप्लेंट दर्ज कराएं। जब उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई तो कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद मुझे पता लगा कि उस पर 2,32,000 रुपए लीन हो चुके हैं। कोई भी फ्रॉडस्टर है, उसका उद्देश्य होता है पैसा लूटना, पर जब किसी भी व्यक्ति का अकाउंट से पैसे लीन हो जाते हैं तो हम कोर्ट के थ्रू उसके पैसे रिकवर करा सकते हैं। तो उसमें लगभग मुझे 2 महीने लगे और उस व्यक्ति को मैंने उसके पूरे पैसे रिफंड करा चुका हूं। तो कभी भी कोई व्यक्ति अगर आपसे फोन करता है, आपकी गोपनीय चीजों के बारे में बताता है और बोलता है सीनियर के द्वारा किसी भी व्यक्ति का कॉल आ रहा है, आप मर्ज कर लीजिए, कभी भी ऐसा करने से बरते। तो एक चीज जैसे कि अब इतने लोगों को कहाँ समझ होती है, वो शिकार भी वैसे लोगों को ही बनाते हैं। कोई कॉल आया, पहली बात तो जब आप कह रहे हो कि पहला पॉइंट ये है कि सतर्क रहो, जी ठीक है, उसके अलावा पहली कोई प्रिकॉशन ये कि रखे माइंड में कि कोई बैंक का हमें आदमी क्यों कॉल करेगा, बिल्कुल, कोई भी हमें कॉल क्यों करेगा, कोई व्यक्ति आपको कॉल ही क्यों करेगा। अगर कोई व्यक्ति कॉल भी करता है तो उनसे बोल दीजिए हमारे घर आए वेरिफिकेशन कीजिए। सही बात। तो मर्ज कॉल ये चीज है। जी, मर्ज कॉल में आप किसी अनजान व्यक्ति से फोन पे बात करते रहते हैं, उसी दौरान किसी दूसरे व्यक्ति का फोन आता है, वो व्यक्ति नहीं, उसमें आपका ओटीपी आता है और जैसे ही वो ओटीपी लीक होता है, उनका उद्देश्य फाइनेंशियल लॉस करना होता है, आपके अकाउंट से पैसे गायब कर दिए जाते हैं। अभी ना ये तो एक तरह की एक तरह का स्कैम है जो भी काफी ट्रेंड में है। जी ठीक है, इसका सबसे बड़ा केस कितना कौन सा आया था आपके पास? सर, अभी जो मैंने रिसेंट में बताया 2.5 वो 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए वाला सबसे बड़ा, जी। सिंगल एक कॉल के ऊपर ही कट गए। उसमें क्या हुआ, एक बार ओटीपी आया और उसके खाते से एक ही कॉल में पहले छोटे ट्रांजैक्शन हुई और उसके बाद पैसे कटते चले गए। तो उसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि वो किसी भी अनजान नंबर से अपनी जो गोपनीय जानकारी है साझा करने से बचे। तो उनके साथ हुआ ये था कि कॉल आया जी, उन्होंने अपनी डिटेल शेयर करी, तब फिर ओटीपी आया। नहीं, डिटेल्स
जिस व्यक्ति ने कॉल किया उसने बताई। तो हाँ, ऑटोमेटिकली है उनके हाँ पास, जी, सबके उनके पास डिटेल्स है, तो उन्होंने उनको अपने उसमें रखा फेवर में कि ये तो वही व्यक्ति है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी लोगों ने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है या किसी ने अभी न्यूली कार ली है, तो वो डाटा लीक होता है और उसी डाटा के बिहाफ पर वो आपको कॉल करते हैं। तो अखिल भाई, ये तो ऐसे भी हो सकता है, अभी जैसे बात करते करते दिमाग में आया, हमारे पास कॉल आते हैं ना, क्रेडिट कार्ड बनवाना है, जी, तो वो तो वहां से भी शुरुआत हो हाँ, शुरुआत वहीं से होती है। पर कभी भी अगर कॉल आए, तो जब दूसरे अनजान व्यक्ति का फोन आए या कुछ भी फोन आए, तो डायरेक्ट मर्ज नहीं कीजिए। उसका फोन होल्ड पे रखकर बात सुनिए। बात सुनने के बाद अगर उचित लगता है तो मर्ज कीजिए, अन्यथा मर्ज करने से बचिए। इसके लिए आपको किसी भी अनजान व्यक्ति को कोई भी कॉल आए या अनजान व्यक्ति कॉल मर्ज के लिए बोले, तो सावधान रहने की जरूरत है कि ये फ्रॉडस्टर हैं। मतलब इसमें होता ये है, मेरी और आपकी बात चल रही है, मैंने आपको कॉल किया, मैं फ्रॉड करने वाला हूँ। हाँ जी, अब मेरे ही, मैं कहूंगा सीनियर मेरे आपको कॉल कॉल कर रहे हैं। मैं मर्ज नहीं करूंगा हाँ कॉल जी, करके। वो जो कॉल होता है वो बैंक के थ्रू होता है, और वो क्या होता है, उनका पूरा ग्रुप होता है। एक व्यक्ति आपसे फोन पे बात कर रहा है, उसी दौरान दूसरे व्यक्ति आपकी सारी बातें सुन रहा होता है। जैसे ही उन्हें पता लगता है कॉल आ गई, वो बैंक से तुरंत ओटीपी, वो मेनली आपका ओटीपी जानना चाहते हैं। कॉल मर्ज का मुख्य उद्देश्य ओटीपी जानना ही होता है। ठीक। और इसमें एक और चीज बता रहे थे आप, सिम है ना, सिम कार्ड क्लोन कह लो, सिम क्लोन कह लो, सिम स्वैप कह लो, ये क्या चीज है? देखो, मैं आपको बताता हूँ, भारत के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। अभी रिसेंट में क्या हुआ, हमारे पड़ोस में ही ट्यूबलाइट, सीएफएल लाइट जो होती है, उनके लिए घर पे फ्री में ट्यूबलाइट देने के लिए आए। अब आप खुद समझिए, कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोई चीज़ फ्री में क्यों देगा? उन्होंने क्या किया, आपका आधार कार्ड लिया, आधार कार्ड के साथ आपके फिंगर वेरिफिकेशन कराए। फिंगर वेरिफिकेशन कराने से ही उनके पास आपका आधार और आपका फिंगर डाटा लीक हुआ। उसी के बिहाफ पे उन्होंने आपकी एक डुप्लीकेट सिम बना लिया। अब आप खुद समझिए, आपका फोन है जो बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, किसी भी बैंक का एसएमएस आएगा तो वो किसके पास आएगा? आपके सिम के पास आएगा। आपने उस खाते में से 100 रुपए भी निकाले तो उन्हें उनका बैलेंस पता लगा। जैसे ही ओटीपी आया, सारा का सारा अकाउंट खाली हो गया। इसी के साथ मैं बताता हूँ, आपकी सिम क्लोनिंग से ही आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक भी हैक किए जा सकते हैं। क्योंकि सभी व्यक्ति क्या करते हैं, अपना नंबर डाले हुए होते हैं, वो नंबर उनके पास है, ओटीपी आया, आपका सारा प्राइवेट डाटा चंद ही चुटकियों में लीक हो जाता है। तो इसमें इसमें इसका कोई केस आया आपके पास? इसका केस नहीं आया, पर इससे बचने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ट्राई की वेबसाइट पे जाइए और अपना नंबर सर्च कीजिए और उससे पता लग जाएगा कि आपके नाम पर कितने फोन नंबर एक्टिवेट है। ये मेरा अगला सवाल होता है वैसे आपसे, जी, ये कैसे पता लगाएं कि मेरे नंबर मेरे आधार कार्ड के ऊपर, या कितने सिम कार्ड्स मैंने अभी इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा ट्राई की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे, अपना आधार कार्ड करके लॉगिन करेंगे, उसमें डिटेल्स आ जाएगी कि आपके नाम पर ये नंबर एक्टिवेट हुए हैं। ठीक है, तो अभी तक तो हम मर्ज कॉल का आपने बता दिया और काफी हद तक क्लियर हुई चीजें, जी, सिम का भी आपने बता दिया, और ये तो जो आपने एग्जांपल दिया है ना, सीएफएल लाइट वाला। अच्छा, एक और चीज बताओ, ये तो कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले, जहाँ पे बिल सबमिट करते हैं वहां पे भी मतलब लोगों को दिए जाते थे कि भाई आप फिंगरप्रिंट स्कैन करो और लाइट ले जाओ। बिल्कुल। इससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है जितने भी जो कॉन्टेक्ट बेसिस पर ऑफिसर होते हैं या जो व्यक्ति काम करते हैं, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा आपका डाटा लीक करते हैं। क्रेडिट कार्ड के लिए जो भी फ़ोन करता है, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि उनके पास आपका एग्जैक्ट नाम, आपके डिटेल्स कहाँ से आती है? तो आपका जो डाटा है वो ब्रीच होता है और वो मार्केट में बिकता है, और उस बिकने के कारण आपकी प्राइवेसी उनके पास होती है, सारा डाटा उनके पास हुआ, उसका वो फ़ायदा उठा के आपसे लाखों रुपए की लेन-देन कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते तो हैं। डेटा लीक कहाँ से हो रहा है? अभी जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी कोविड टाइम रह चुका है। कोविड टाइम में आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, उसमें यह पता लगा कि 80 करोड़ भारतीयों का जो डाटा है वो डार्क वेब पर मात्र $80,000 में बिक रहा है, जिसमें उनका
सभी आधार कार्ड, गोपनीय डिटेल और यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का डाटा भी डार्क वेब पर बहुत कम रुपए में उपलब्ध है। डिटेल्स में मतलब फिर सारी चीजें आ गई, मेरा अकाउंट और अकाउंट का पासवर्ड भी। अकाउंट पासवर्ड भी, यहाँ तक कि आपका फेसबुक पासवर्ड, इंस्टाग्राम पासवर्ड, सभी चीजें अवेलेबल है। तो आप एक चीज बताओ, बड़ा इस चीज से ना एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है। चलो मैं तो एक नॉर्मल पर्सन जी। हो गया, अब सेलिब्रिटीज हैं, जी। वो कैसे बचाते हैं खुद को इस चीज से? आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज कभी भी अपनी प्राइवेट लाइफ को सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करते। वो बहुत लिमिटेड ही कंटेंट सोशल मीडिया पे डालते हैं। चाहे आप, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सलमान खान का एग्जांपल ले लीजिए या अमिताभ बच्चन का एग्जांपल ले लीजिए। ये जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो कभी भी जो पोस्ट डालेंगे, एक तो इंस्टेंट पोस्ट नहीं डालते। आपने देखा होगा, अगर सपोज कीजिए आजकल भारत के युवा का मैं बताता हूँ, स्नैपचैट हुआ, स्नैपचैट, ये सबसे ज्यादा आपकी गोपनीयता तो वहीं से लीक हो रही है। सपोज कीजिए आज मैं आपके पास आया, पलवल आया हूं, मैं दिल्ली से चल के आया, मैंने एक स्नैप डाली कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, पलवल। क्या पता जो व्यक्ति आपके स्नैप में जो लिस्ट में है वो एक अपराधी ही हो, वो आपका डाटा, सारी आपकी गतिविधि को क्या है देख रहा हो। तो उससे बचने के लिए आप इन चीजों का कम इस्तेमाल करें और कभी भी जो चीज डाले वो लिमिटेड डाले। अब जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं, लोग इस तरीके से भी आपकी पिक्चर से ये पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि आप कहाँ रह रहे हो, क्या करते हो, सभी चीजों का बहुत इजीली जानकारी आ जाती है। जैसे कि अभी एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आपके बैकग्राउंड के पीछे इंस्पायर इंडिया शो है। इंस्पायर इंडिया शो से मैं आपकी सारी जानकारी साझा कर सकता हूँ। जैसे इंस्पायर इंडिया शो आपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट की वेबसाइट पर रजिस्टर कराया होगा, वहां से आपका DIN नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आया, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर से मैं आपका पैन कार्ड, जैसे ही आपकी पैन कार्ड की जानकारी आई, मैं आपकी क्या है बैंक डिटेल्स भी बता सकता हूँ। बैंक अकाउंट नंबर पता लगा, बैंक अकाउंट नंबर पता लगते ही आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, फादर नेम, रेजिडेंट, सारी जानकारी चंद ही मिनटों में फ्रॉडस्टर के पास पहुंच जाती है। और इसके साथ साथ जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो मालवेयर अटैक करते हैं, जो हैकिंग है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये काफी हद तक चीजें आपने कही कि एक तो मुझे इतना समझ आया, इंस्टेंट अपडेट्स मत करो, स्नैपचैट तो आपका अवॉइड ही करो, मतलब अवॉइड ही करो। हाँ, स्नैपचैट अगर यूज करें तो उसमें अपनी पर्सनल लाइफ क्यों शेयर कीजिए। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रहने दीजिए, ज्यादा सोशलाइज मत होइए। ये चीज। अब मैं क्वेश्चन ये आपसे, मेरा क्वेश्चन था सेलिब्रिटीज के ऊपर जी। तो ये तो रहा कि मैंने अपना लाइव अपडेट दे दिया आप जी। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बैंक डिटेल्स हैं, पासवर्ड है, वो कहाँ से लीक हो रहे हैं? देखो, आपका जो बैंक डिटेल और पासवर्ड है वो सभी बैंकिंग सिस्टम जो है भारत का, वहां से सभी डाटा लीक हो रहा है। अच्छा। हाँ, पर मैं इसका, मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, सबूत है, पर वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि वो काफी कॉन्फिडेंशियल है। आपके पास ऐसे सबूत है कि वो कैसे लीक हुआ? वो कैसे लीक हुआ और किस किस का क्या आईडी पासवर्ड है, बकायदा मेरे पास सभी का प्रूफ दे सकता हूं मैं। ऐसे भी सपोज कीजिए कि आपके यहाँ एक व्यक्ति आया, मैं उसके नाम से या उसके फोन नंबर से मैं उसके अकाउंट की ये भी बता सकता हूं उस खाते में कितने रुपए हैं। ये बहुत चुटकियों का काम है, तभी तो फ्रॉड बढ़ता जा रहा है। पर लोगों को जागरूक होना है। अगर लोग जागरूक होंगे तो ये फ्रॉड हम बहुत कम स्तर पर कर सकते हैं। देखो, फ्रॉडस्टर आपसे आगे है, पर अगर लोग जागरूक होंगे, कुछ सावधानियां बरतेंगे तो कुछ भी फ्रॉड नहीं हो पाएगा। इसके लिए सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। अपनी गोपनीयता, आप ये सोचे कि आपका डाटा ऑलरेडी लीक्ड है। कुछ भी वर्चुअल वर्ल्ड में आपसे कोई डिटेल्स मांगता है तो सबसे पहले डिटेल साझा करने से बचे और उन्हें बोलिए कि आप हमारे घर पर आइए, आपका मोस्ट वेलकम। अच्छा अखिल, मुझे ये चीज समझाओ, जब जी। आप कह रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हो कि डार्क वेब पे ऑलरेडी सब सारी चीजें अवेलेबल है, हाँ जी। अब अगर मेरा बैंक अकाउंट और पासवर्ड सब पता है तो ऑटोमेटिकली चीजें हो जानी चाहिए। अच्छा, फिर ओटीपी की जरूरत पड़ेगी? ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। सब कुछ है उनके पास, बस ओटीपी नहीं। ओटीपी नहीं है। वो
एक चीज और इसमें मैं बताऊंगा, आपने समझने में कुछ गलती कर दी। उनके पास आपका डाटा सब कुछ है। अब जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ, आपका फोन पे है, फोन पे किसी बैंक से अटैच है, ठीक है। पर आप उस फोन नंबर के बिना क्या फोन पे यूज कर पाओगे? नहीं। तो यही कारण है, वो जो सिम है वो सिम मायने रखती है, वो किस फोन में चल रही है, कितनी बार। अब आपने एक न्यू फोन लिया, फोन पे उसमें आपने इंस्टॉल किया, तो आप 5,000 से ज्यादा की भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। आरबीआई के द्वारा ये गाइडलाइन क्यों बनाई गई है? ताकि फ्रॉड को रोका जा सके। अच्छा, अगर मेरा नए फोन में मैंने अपनी सिम लगाई है, ये करंट वाली भी, हाँ जी, तो फिर वो 5,000 से ज्यादा भी ज्यादा आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते विद इन 24 आवर्स। अच्छा, आज मुझे ये चीज समझ आ रही है क्यों ये। हाँ जी, इसलिए कि ताकि कोई भी व्यक्ति, सपोज कीजिए आपकी सिम किसी दूसरे नंबर में या किसी दूसरे फोन में डाले और डाल के फोन पे या गूगल पे XYZ कोई भी इंस्टॉल करे, और इंस्टॉल करने के बाद वो ट्रांजैक्शन एक ही बारी में 50,000 डाले, तो नहीं कर सकते। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, जब कोई भी व्यक्ति आपको व्हाट्सएप पे QR कोड भेजता है, तो उसमें आप 2,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। वो भी इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। चलो थोड़ा सा माहौल लाइट करते हैं जी अभी बात करते करते ना, हर्षद मेहता का स्कैम वेब सीरीज बनी, जी वो माइंड में आया। जी तो वो तो उस टाइम का स्कैम था जब चीजें ट्रैक नहीं हो सकती थी। आज के टाइम में अगर स्कैम होगा सबसे बड़ा, तो कौन सा स्कैम पॉसिबल है? देखो, आज के टाइम में मैं सबसे पहले जो स्कैम बताऊंगा, स्कैम इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के नाम पे लोगों के बहुत ज्यादा, सबसे बड़ा स्कैम इंडिया के अंदर सिर्फ दो ही चीजों में हो रहा है, एक तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और दूसरा बैटिंग ऐप। बैटिंग ऐप आप खुद नहीं समझ पाओगे कि बैटिंग ऐप में जो इनके ओनर है, डेली वो 1,000 करोड़ रुपए तक के ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। जैसे महादेव बैटिंग ऐप, नाम तो सुना ही होगा। नाम तो सुना ही होगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनकी शादी में ठुमका लगा रहे थे। तो काफी सारी चीजें हैं, उससे रिलेटेड भी मेरे पास काफी सारी जानकारियां हैं। तो यही है, परंतु इसमें सरकार को मेरा, बस सरकार कर भी रही है, काफी एक्शन भी लिए जा रहे हैं। युवाओं से मेरा संदेश है कि युवा कम से कम बैटिंग पे या ड्रीम 11 पे, माई 11 पे अपना कम से कम पैसा इन्वेस्ट करें। अच्छा, आप तो साइबर है ना एडवोकेट हो, कहते हैं, हम एक कहावत भी है, जुए में ना खिलाने वाला जीतता, कभी खेलने वाला नहीं जीतता। आपका नंबर्स के अकॉर्डिंग क्या कहोगे, क्या कौन जीतता है? अगर मैं ये सारी जानकारी साझा कर दूं तो मेरे क्लाइंट को काफी नुकसान होगा, पर मैं फिर भी एक थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूं। देखो, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये लगाता है, तो मैं अपने उसके अनुसार बताता हूं कि सिर्फ 10% ही लोगों को रिटर्न वापस आता है। 90% लोगों का जो पैसा है वो डूबता ही डूबता है। तो यही एक संदेश है आपका, है ना, सजेशन है कि ना पड़े इन चीजों में। हाँ, मतलब कोई भी ऐसी चीजों में ना पड़े जिसमें आपको लालच दिया जाए कि आप घर बैठे पैसे कमाए या अपनी बुद्धि से इनमें पैसे कमाए। जैसे कि भारत में अभी दो तरीके के फ्रॉड सबसे ज्यादा चल रहे हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और एक गेमिंग में जैसे मैं आपको बताता हूं, आजकल नए ट्रेंड चल चुका है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हरभजन सिंह, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी बोलते हैं ड्रीम 11 पर टीम बनाए। इसके अलावा वो लीगलाइज के अलावा इलीगल जो बैटिंग ऐप है उन पर भी वो टीम बना रहे हैं और लाखों लोग रुपए अपने डेली हार रहे हैं। जैसे कि रिसेंट में IPL चल रहा है, आप सोच भी नहीं सकते IPL के दौरान जो ये फ्रॉडस्टर है, इनका डेली का 500 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है। पर मैं भारत सरकार का बहुत बड़ा एप्रिशिएट करना चाहूंगा कि अब वो PMLA के द्वारा उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और उनके ऊपर एक्शन लेकर उनको जेल के अंदर डाल रहे हैं। एक चीज और बताता हूँ, ठीक है, पहले अभी बताने आए, ठीक है। जितना भी जो ये स्कैम हो रहा है या जितने भी ये व्यक्ति कर रहे हैं, क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की कि वो ये किस कैटेगरी से है? कैटेगरी का मतलब फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट या फाइनेंशियल स्टेटस क्या है उनका। आपको पता लगेगा ये वे व्यक्ति हैं
जो अच्छे पढ़े लिखे हैं और वर्किंग है। क्या आपने कभी एक रिक्शा चालक या दिहाड़ी मजदूर को सुना कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है? नहीं। तो ये है कि पढ़े लिखे लोगों को और भी ज्यादा सतर्क और सावधान होने की जरूरत है। मैं ऐसे ही एक एग्जांपल बताता हूँ। एक इंदौर का केस था मेरा। उसमें जो वो व्यक्ति थे वो आर्मी से रिटायर्ड कर्नल। उन्होंने 2 करोड़ रुपए बैटिंग ऐप पर लगा दिए और उनमें से उनको 1 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। तो 1 करोड़ उनकी जो पूरे जीवन की धनराशि थी उन्होंने सारी गंवा दी। किसमें? बैटिंग में। जैसे अभी बताया, सिर्फ कितना रिटर्न मिलता है? 10%। 10%। तो 2 करोड़ लगा दिए, 1 करोड़ डूब गया। 1 करोड़ डूब गया। अभी आप पूछ रहे थे कि कभी सुना है किसी गरीब आदमी के साथ, लेकिन ये जरूर सुना है इसका और बताना। जैसे ड्रीम 11 ना हमेशा सोशल मीडिया पे आएगा कि ये रिक्शा चलाता था, इसने जीते ड्रीम 11 पे बना के। इनको ही क्यों हाईलाइट करते हैं? क्या आप खुद समझिए, आईपीएल 50 दिन हो रहा है। क्या हर सीजन में 50 लोगों को 3 करोड़ रुपए मिलते हैं? कभी ये जानने की कोशिश की? आप हर सीजन में मात्र वो 1 या 2 व्यक्ति को ही 3 करोड़ रुपए दिलवाते हैं। क्या ये जानने की कोशिश की कि डेली करोड़ों लोग तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका पैसा कहाँ गया? ये अब इसमें मैं यही बोलूंगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये गेम ऑफ एक्सीलेंस है, तो इसमें मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। पर मैं लोगों से यही बोलूंगा, अगर आप एक्सीलेंस पे भी विश्वास करते हैं तो अपना ज्यादा पैसा ना गवाएं, लत ना लगाएं। एक्सीलेंस पे काम कर सकते हैं परंतु हैबिट में ना पड़े इसकी। ओके, ठीक है। तो हमने साइबर उस पे भी बात करी, मर्ज कॉल पे बात करी, जी। सिमस्वैप, एक 2-3 चीजें और हैं इसमें जी, और हाल फिलहाल में ना काफी हाईलाइट हुए हो। बताइए। मीम्स भी बने, इसको डिजिटल अरेस्ट कर लो, हाँ जी, है ना? जी जी जी, हमारे कॉलेज ग्रुप्स में बात चल रही थी ना, उसको डिजिटल अरेस्ट कर लो। डिजिटल अरेस्ट कर लो। तो ये डिजिटल अरेस्ट मतलब है क्या है? मतलब मैं सबसे पहले बताता हूँ, भारत के कानून में डिजिटल अरेस्ट की कहीं पर भी परिभाषा नहीं दी गई है। डिजिटल अरेस्ट नामक कोई भी शब्द नहीं है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, फ्रॉडस्टर ने, अब तो ये थोड़ा पुराना हो चुका है, डिजिटल अरेस्ट कर एक नया स्कैम बनाया। उसमें वो क्या करते हैं, पूरा सेटअप बनाते हैं। पुलिस ऑफिसर का सेटअप होगा, वो आप बिल्कुल उनका ऑफिस वेल मेंटेन्ड ऑफिस होगा, टेबल पर बुक्स रखी होंगी, फाइल्स रखी होंगी। जो व्यक्ति आपको कॉल करेगा वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में होगा। सबसे पहले कोई व्यक्ति के, और दूसरी चीज, जो वो कॉल आएंगी अनजान नंबर से आएंगी और मोस्ट, अब तो कम है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो वो नंबर है वो इंडिया के बाहर के नंबर है। इसमें कंबोडिया नंबर 1 पर है। कंबोडिया के नंबर सबसे ज्यादा इन कॉलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। जब किसी भी व्यक्ति के पास फोन आया कि आपका आधार कार्ड गलत गतिविधि में संलिप्त पाया गया है, या अब मैं, क्या नाम है, मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ या मैं कस्टम से बोल रहा हूँ, एक्साइज से बोल रहा हूँ कि आपके नाम पर एक पार्सल आया हुआ था, उसमें ड्रग्स पाया गया है। तो जो वो पार्सल आया हो, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि ये जानकारी कैसे हुई? ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति सबसे पहले घबरा जाता है। कोई भी डिजिटल कॉल आई, पूरा सेटअप दिखाया, वो व्यक्ति घबरा गया। इसमें उस व्यक्ति सबसे ज्यादा क्या होता है, वो किसी थर्ड पर्सन से बात नहीं कर पाता। उसे बोला जाता है कि आपको हाउस अरेस्ट कर लिया। तो इसके लिए सबसे सिंपल सुझाव बताता हूं, फोन कट करो बस। कभी भी आप अरेस्ट नहीं होते। जैसे मैंने शुरू में ही बताया, भारत के अंदर कोई भी कानून नहीं है कि आप किसी को डिजिटल अरेस्ट तो कर ही नहीं सकते। और अरेस्ट करने के लिए भी एक और चीज मैं बताता हूँ, भारत में किसी भी व्यक्ति को ऐसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक उस पर 7 साल या 7 साल से अधिक का अपराध नहीं किया गया हो। तो सिंपल बताया, कोई भी फोन आए उस फोन को कट करें। मैं एक ऐसा ही एग्जांपल बताता हूँ। एक पुलिस ऑफिसर के पास फोन आया और उसी के नाम का व्यक्ति, अच्छा ठीक है, उन्होंने सारी चीजें बात की, वो उन्होंने उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की, जो आजकल बहुत ज्यादा वायरल चल रही है। तो डिजिटल अरेस्ट में मैं यही बोलूंगा, कभी भी किसी अनजान पुलिस ऑफिसर का फोन आए
तो वो फ़ोन ना उठाए। फ़ोन उठाने के बाद वो बोले तो फ़ोन कट करें। अगर बार-बार फ़ोन आता है तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी शिकायत दर्ज कराएँ। सबसे पहले कभी भी डिजिटल अरेस्ट हो या नॉर्मल अरेस्ट हो तो सरकार ने प्रावधान दिया है अपने किसी भी सगे संबंधी को सूचित करने का अधिकार। तो सबसे पहले आप किसी भी थर्ड पर्सन को उसकी सूचना ज़रूर दें। अगर आप सूचना दोगे तो आप इस तरीके का स्कैम होने से बच जाओगे। अगर सूचना नहीं दोगे तो आप इसके अंदर फँस सकते हो। तो पहला स्टेप आप ये कहोगे ऐसा कुछ हो गया तो किसी क्लोज वन को हाँ, घर परिवार में से कॉल कर दो आप। कॉल करो, सबसे पहले कॉल करो। दूसरा, वो बोलते हैं कि भई आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया है, उनका एड्रेस माँगो और उनका पुलिस स्टेशन का नाम, उनका एड्रेस, जो व्यक्ति कॉल कर रहा है उसका डेज़िग्नेशन, उसका पीआईएस कोड माँगो। ये सारी चीज़ें सबसे पहले माँगने की ज़रूरत है। जब वो अपनी सारी डिटेल्स दे दे, उसके बाद फ़ोन कट करके अपने सगे-संबंधी को सूचित करें। सूचित करने के बाद अगर लगता है कि वो आपको बार-बार धमकी दे रहे हैं, तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जाके संपर्क ज़रूर करें। और ये आपने क्लियर कर ही दिया कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता है। होता ही नहीं है। मैंने सबसे पहले शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया कि भारत में अरेस्ट ही बहुत मुश्किल से है, तो डिजिटल अरेस्ट तो बहुत दूर की बहुत बात है। दूर की बात है। ठीक। तो ये तो खैर पूरा समझ आया आज जी। कि कानूनी नहीं है ऐसा कुछ। हाँ, कानूनी नहीं है। देखो इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ, लोगों की जागरूकता। लोगों को पता ही नहीं है कि भई डिजिटल अरेस्ट नामक कोई कानून के अंदर है भी या नहीं है। भारत सरकार, पुलिस ऑफिसर, काफ़ी व्यक्तियों ने जब इसकी जागरूकता की, तो ये धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। ठीक। चलो। तो ठीक है, डिजिटल अरेस्ट समझ आ चुका है, काफ़ी हद तक चीज़ें आपने क्लियर कर दी। उस जी। चीज़ में करना क्या चाहिए? ये फेक पुलिस और सीबीआई की तरफ से कोई आता है तो? तो फेक पुलिस और सीबीआई की तरफ से आपके घर पे आए या कॉल आए, ये बताइए मुझे पहले? देखो, अगर साइबर की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली मतलब ऑटोमेटिक एक बात है कि कॉल पे ही आएगा। जिसका भी मैंने आंसर दे दिया जिसका आपने आंसर दे दिया। कि भाई कोई भी फेक पुलिस ऑफिसर या आप किसी भी पुलिस ऑफिसर को कैसे ये पता लगा पाओगे कि वो फेक है? तो मैंने बोला उस व्यक्ति का नाम, फ़ोन नंबर, उसका बैच, कहाँ पर पोस्टेड है, वहाँ जाने की जानकारी लें और आप वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल नंबर है वहाँ कॉल करके बात कर सकते हैं या नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं। और आपको पता ही है आज के टाइम में सभी के कुछ न कुछ सगे-संबंधी पुलिस में होते हैं। तो उनके द्वारा उस पर कॉल करा लिया ठीक, जाए। ठीक। अच्छा, एक अभी आपने ड्रीम 11 का नाम लिया था, वो जी। तो गवर्नमेंट में चलो हाँ जी। रजिस्टर्ड है। बट जनरली जब लोग लालच में पड़ जाते हैं, बार-बार एक पॉइंट आप हाइलाइट कर रहे हो कि लालच में मत लालच, पड़ो। जी। लेकिन लालच तो है ही ना, लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है। जी। तो अब ठीक है, आपने मुझे सामने से ऑफर करा, अब लोग ये कैसे चेक करें कि यार ये जेन्युइन है? रिस्क तो है ही, बिल्कुल। बट जेन्युइन और फेक ये कैसे पता लगाएँ? कोई भी कंपनी, मैं कोई भी कॉल की देखो बात नहीं कर रहा, मैं आपको बताता प्लेटफ़ॉर्म हूँ की बात कर हाँ, रहा हूँ। प्लेटफ़ॉर्म पे देखो जैसे-जैसे वर्चुअल वर्ल्ड में एक्सपेंशन होता जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले व्यक्ति किसी भी कंपनी के बारे में जानने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट की जो वेबसाइट है, सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन, उसके डायरेक्टर कौन है, उनके डायरेक्टर की पर्सनल लाइफ़, वो ज़रूर जानने की कोशिश करें। सपोज़ कीजिए कि एक कंपनी है XYZ नामक, ठीक है। उसके डायरेक्टर कितने पुराने हैं? क्या उन्होंने उसके अलावा वो किसी और कंपनी में भी एफ़िलिएटेड है? ये जानने की ज़रूर कोशिश करें। जैसे मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा, लविश चौधरी, उन्होंने एक कंपनी थी योरकर, उन्होंने उसी कंपनी का नाम चेंज करके वाईएफएक्स और अलग-अलग काफ़ी सिस्टर कंपनी खोल दी। अभी एक ईडी की भी रेड पड़ी है, जिसमें 500 करोड़ रुपए फ्रीज़ हुए हैं। पर मैं ये नहीं कहूँगा अभी वो उस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि वो अपराधी हैं, पर काफ़ी लोगों का लगभग 20,000 लोगों के रुपए का उसमें घोटाला किया गया है और उसमें ईडी के द्वारा पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो सारे स्कैम्स के ऊपर बात हो चुकी है ऑलमोस्ट। अच्छा, एक चीज़ और है, हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं व्हाट्सएप। जी। व्हाट्सएप का और थोड़ा मुझे बताओ कि ना व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कहूँगा स्कैम तो कनेक्टेड व्हाट्सएप से भी है, जी। बट व्हाट्सएप के केस में
किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे आपने बताया था ना स्नैपचैट, जी। और बहुत बड़ी चीज़ है यूथ के लिए स्नैपचैट हाँ का, तो जी। मैं भी कहूँगा कि हाँ, बहुत हद तक पॉसिबल है कि किडनैप हो जाए बच्चा, हाँ, कुछ भी रेप हो जाए। रेप हो जाए, लड़कियाँ बहुत एक्टिव हैं स्नैपचैट पे। बहुत ज़्यादा। स्नैपचैट पे बात कर लें? पहले व्हाट्सएप पे, पहले स्नैपचैट पे भी कर ठीक आप है। पूछिए, जो भी पूछना चाहें। मैं ये पूछना चाहूँगा, कभी स्नैपचैट आपने इतने सारे केस हैंडल करे, हालाँकि साइबर फ्रॉड के आपके पास ज़्यादा केस आते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग जो आपके पॉइंट से निकल के आया, वो कहीं न कहीं हद तक ये है कि जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं या कोई किसी का पीछा कर रहा है, किडनैप जो हाई लेवल पे इंटेंशनली करे गए जी। हैं, मुझे तो अखिल के साथ कुछ गलत करना है, तो कहीं न कहीं तक स्नैपचैट जो कंटिन्यूअसली एडिक्ट है। देखो, मैं इसमें बताता हूँ, जो स्नैपचैट है, सबसे पहले स्नैपचैट के बारे में भी मैं बोलूँगा ठीक है, कि आप स्नैपचैट यूज़ कीजिए, ठीक है, पर आप अपने फॉलोवर्स लिमिटेड रखिए। ओके। भई आप अनजान व्यक्ति को ऐड ना कीजिए, अगर आपके सगे-संबंधी है तो कोई समस्या ही नहीं है। पर जब आपके फ्रेंड लिस्ट में अननोन पर्सन ज़्यादा होंगे हुँ, और आप हर चीज़ की स्नैप डालोगे, तो हुँ, आपको कैसे पता लगेगा कि ये व्यक्ति मुझसे दुश्मनी चाहता है? हुँ, मैं यहाँ आया, मेरा कोई XYZ दुश्मन हो, उसे पता लगे कि मैं पलवल जा रहा हूँ, मैं पलवल के इस रास्ते पे हूँ, उसे मेरा एक्सीडेंट कराना है, ट्रक से टक्कर लगवा दे, गोली मरवा दे। तो इसमें स्नैपचैट का बहुत बड़ा योगदान है। आप एक चीज़ बताओ, पेरेंट्स कैसे हटवाएँगे इसे? क्योंकि यूथ के फ़ोन में है, जी, डेंजरस भी है, हाँ जी। इसके लिए तो यूथ को ही यूथ को खुद स्टेप लेना पड़ेगा। स्टेप लेने के साथ-साथ उनको 2 से 3 ये कार्यक्रम या ये जितने भी घटनाएँ हो रही हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। जब तक किसी के ऊपर खुद नहीं बीतती, तब तक वो नहीं लेते एक्शन, बहुत बड़ी बात है। चलो होप सो कि हमारे पॉडकास्ट और जो अगर इसमें से रील बनेगी तो ये टॉपिक ज़रूर जाए। तभी मैंने हाइलाइट करा क्योंकि स्नैपचैट ना क्रेज़ी हैं लोग। स स्नैपचैट क्रेज़ी तो है, अब मैं स्नैपचैट बहुत कम यूज़ करता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि स्ट्रीक छोड़ हाँ, दी। हाँ, 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 पता ही नहीं उस स्ट्रीक से मिलता क्या है, पता नहीं। पर लोग फिर भी दीवाने हैं उसके। यहाँ तक कि स्नैपचैट के मालिक ने भारत के ऊपर क्या टिप्पणी की थी आपको पता ही है। आप हाइलाइट करो सर। उन्होंने यहाँ तक ये बोला था कि भारत के लोग इतने गरीब हैं कि हमें स्नैपचैट का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, तब भारत के लोगों ने बहुत बॉयकॉट किया। हुँ, पर कुछ समय बाद भारत की तो वही आदत है, भूलकर फिर बराबर करना। अब इसी का मैं एक एग्ज़ाम्पल, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तुर्की ने और चाइना ने भारत का साथ नहीं दिया, सभी को पता है। हुँ, अभी हम कह रहे हैं बॉयकॉट तुर्की प्रोडक्ट, पर कुछ समय बाद सब भूल जाएँगे, सब भूल जाएँगे। सेम फिर से वो होने सेम लगा। फिर से चालू हो जाएगा। अज़रबैजान जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा जाना, वहाँ पे जो टूरिज़्म है, भारत का सबसे ज़्यादा है, शायद एग्ज़ैक्ट तो फिगर नहीं पता, 90,000 करोड़ के लगभग वहाँ टूरिज़्म में जा रहे हैं। तो ये कुछ समय की बात है, लोग भूलेंगे और अपनी आदतों पे फिर स्टार्ट हो जाएँगे। हुँ, देखो चीज़ें तो बहुत डीप है, जी, कनेक्टेड है। बिल्कुल। बट यूथ को मेरा मानना ये है कि आज सिर्फ़ इंस्टाग्राम पे आप टाइम वेस्ट करने से जो टाइम यूटिलाइज़ कर रहे हैं अच्छी बात है। जी, नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चीज़ें बहुत डीपली कनेक्टेड हैं। बिल्कुल। वो व्यक्ति खुद नहीं जान सकता कि उसके प्रोफ़ाइल पर जो व्यक्ति XYZ अनजान है, वो उसकी किस पोस्ट का या किस गतिविधि का फ़ायदा उठाकर आपको नुकसान पहुँचा दे। हुँ, करेक्ट, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं। ठीक है। आपको पता होगा कि महिलाएँ का सबसे ज़्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन इंस्टाग्राम पे होता है। हुँ, लड़कियों को बहुत ज़्यादा शौक है अपनी पिक पर लाइक, उनके फ़ोटोज़ पर अगर 500 लाइक, 1000 लाइक आएँ, फिर उनकी फ़ोटो को क्या है, डाउनलोड कर लिया जाता है, एआई के द्वारा एडिट करके कुछ सेक्सुअल कंटेंट बना दिया जाता है, फिर वो वायरल की जाती है। कैरेक्टर असैसिनेशन, इमेज पर लोग क्या कहेंगे, फिर वो वाली चीज़ें आती है। तो मेरा ये कहना है कि चीज़ें यूज़ करें, लिमिटेड करें। ये तो आपने बिल्कुल मतलब सॉलिड पॉइंट उठाया है। जी, ज़्यादातर लड़कियों के केस में हाँ, वो चीज़ें होती है होती है। और लड़कियाँ फिर उस चीज़ को करती भी है कि कर भाई इंस्टाग्राम पे
सारी चीजें हैं अवेलेबल। अभी मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे ही देता हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी इंस्टाग्राम पे, उसकी जो उसका आशिक, मैं शब्द आशिक रखूंगा, बॉयफ्रेंड नहीं बोलूंगा, वो दोनों टीनेजर में थे, दोनों का काफी अच्छा रिलेशन। लड़के को लड़की के ऊपर शक कि ये किसी और से बात कर रही है, तो उसकी एक फेक आईडी बनाई और उसके फोटो वायरल किए, उसके करेक्टर असैसिनेशन, ये लड़की ऐसी है, ये वैसी है। पर उस समय जो लड़की मेंटल ट्रॉमा फेस कर रही है, वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो मेरा स्पेशली लड़कियों से ये अपील है, रिक्वेस्ट है कि किसी भी व्यक्ति को अपने प्राइवेट फोटोज या प्राइवेसी, चाहे कोई कितना ही सगा संबंधी क्यों ना हो, वो वहां तक ना पहुंचाए। मेरे पास रिसेंट आई थी एक ऐसी ना केस, जी। नाम तो नहीं बता सकते किसी भी हाँ सूरत में, बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने आपसे भी डिस्कस करा था। हाँ जी तो आपका कहना ये है और कि ज्यादातर केस में कोई आपने किसी की फेक प्रोफाइल बना ली और बिल्कुल। लड़की को ब्लैकमेल कर रहा हाँ है, जी। ज्यादातर केस में वो उसका आशिक होता है। ज्यादातर क्या 90% ऑफ केसेस में आशिक के द्वारा ही ये गतिविधि की जाती है। ठीक ठीक, इसमें केयरफुल रहने का बहुत जरूरी है। केयरफुल, और वो व्यक्ति सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जो आपका सबसे ज्यादा करीबी हो। अच्छा एक चीज बताओ, लड़की तो घबरा जाती है चीजें देख के, ये क्या हो गया अचानक से, पहला स्टेप क्या लेना चाहिए लड़की को उस केस में? सबसे पहले इन सभी चीजों में देखो, आपको पता है लड़की जो है सभी चीजें अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं नहीं करती। तो अपनी कोई सीनियर हो या कोई भी फ्रेंड हो, पहले उसे शेयर करें, और उन्हें शेयर करने के बाद उन्हें एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि जो व्यक्ति ने आपके करेक्टर पे असैसिनेशन किया है या हैरेसमेंट की है, उसका बदला जरूर ले। उसका बदला लेने का उपाय यही है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके उस प्रोफाइल की, उस यूआरएल की आप कंप्लेंट दर्ज कराएं। और आज के टाइम में भारत की जो साइबर यूनिट है बहुत एक्टिव हो चुकी है। वो तो कुछ मात्र ही, अब तो मैं बोलूंगा मात्र 6 से 7 घंटे में ये पता लगा सकते हैं कि जो वो प्रोफाइल यूज हो रही है वो किस आईपी एड्रेस से यूज हो रही है, तो इजीली पता लग जाएगा। मेरे वाले जो मैंने आपको केस बताया, उनका 6 साल का रिलेशन, बहुत अच्छे दोस्त, और उसके बाद जब उनकी कुछ अनबन हुई तो लड़के ने लड़की का करेक्टर असैसिनेशन, लड़की हैरासमेंट में, मैंने उसकी खुद एफआईआर दर्ज कराई, एफआईआर नहीं कंप्लेंट, पर वो केस फिर वापस हो गया। उस लड़की को सिर्फ यही जानना था कि कौन मेरी प्रोफाइल का या कौन मेरी फेक प्रोफाइल बना रहा है। मैंने फर्स्ट डे ही बोल दिया था कि ये 100 के 100% में लिख कर दे सकता हूँ, वो आपका आशिक होगा। वही निकला। शब्द मैं जानबूझकर आशिक बोल रहा हूँ क्योंकि ये वन साइड लवर ज्यादा करते हैं, जिनको बदला लेने की जरूरत हो, वो बदला लेना चाहते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता कि इस छोटी सी गलती का क्या अंजाम हो सकता है उस लड़की पे। कुछ केसेस में तो लड़की सुसाइड करने तक पे पहुंच जाती है। माता पिता का, सोसाइटी में सब लोग कहेंगे कि इनकी लड़की ऐसी है, ये सारी चीजें। एक केस में तो लड़की ने सुसाइड तक कर लिया। और भारत में अब इसके जो प्रावधान है सजा के बहुत कानूनी हो चुके हैं, सख्त पे सख्त। तो अगर जो कोई कर भी रहा है, अगर लड़की ने कंप्लेन कर दी हो, जो करनी भी चाहिए, करनी चाहिए, तो अगर वो पकड़ा जाता है तो फिर वो बहुत ही, उसको क्या सजा मिलेगी? देखो उसको सजा अलग अलग एक्ट में होगी, पर उसे 7 साल तक की सजा दिला सकते हैं। अभी मैंने बताया ना, कानून में प्रावधान जो हुआ है सजा का वो बदल चुका है, उसमें सजा 7 साल तक है। पर मैं उस केस से खुद ही डिसअपॉइंट हुआ कि उसमें लड़की ने, जैसी लड़का का पता लगा, दोनों प्यार में पड़, जाके कंप्लेंट ही वापस ले ली। तो क्या कर सकती है पुलिस? पुलिस ने कार्रवाई की, पर जो कंप्लेंट करता है अगर वही कंप्लेंट वापस ले ले तो फिर क्या कार्रवाई करेगी पुलिस? करेक्ट। पर मैं पुलिस के लिए बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि कुछ घंटे में ही यह पता लगाना, यहाँ तक कि उसके घर पहुंच गए थे। उस लड़की ने उसके पास फोन करके भी पूछा कि आपने तो मेरी ये नहीं किया, हर बार ना। पर जब प्रूफ आया, आईपी एड्रेस, लोकेशन, सारा कुछ, तब जाकर वो उसने कबूला कि यह अपराध मैंने किया था। सो स्नैपचैट का तो आपने बता दिया, ये चीजें बता दी कि लड़की के साथ अगर कुछ गलत होता है। जी एक और चीज बताओ कि व्हाट्सएप पे हमारी बात चल रही थी, जी
व्हाट्सएप में यूज कर रहा हूँ या वो लड़की यूज कर रही है, कोई भी एक्स वाई कोई जेड भी, पर्सन, हाँ। सभी, ये तो सभी के लिए, उनको किन बातों का आज ध्यान देने की जरूरत है? देखो, सबसे पहले तो मैं व्हाट्सएप के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले वो अपनी जो प्रोफाइल पिक है उसे पब्लिक ना करे, ओनली फॉर कॉन्टैक्ट करे। ठीक है। नंबर 1, स्टेटस मैटर नहीं करता। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है मीडिया ऑटोमेटिक डाउनलोड। हम्म। वो वाईफ़ाई के थ्रू और आपके मोबाइल कनेक्शन के थ्रू मीडिया ऑटोमेटिक डाउनलोड को बंद करें। जैसे कि अभी आपको पता होगा, भारत और पाकिस्तान का वॉर था। पाकिस्तान के साइबर अटैकर्स ने भारत को काफ़ी सारी एपीके भेजी, जैसे कि इसमें एक डांस ऑफ हिलैरी करके था, ऑपरेशन सिंदूर करके था। वो एपीके फाइल अनजान नंबर से आपके पास आई और मीडिया डाउनलोड ऑन है ऑटोमेटिकली, तो वो फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हुई और आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो सकती है। तो इससे बचने के लिए मीडिया डाउनलोड ऑटोमेटिक ऑफ करना है। उसके अलावा एक चीज़ और मैं अब ऐड करना चाहूँगा, जब आप व्हाट्सएप खोलोगे, दिखाता हूँ, उसके अंदर एडवांस प्राइवेसी में जाके वहाँ जाकर जो भी अनजान नंबर से मैसेज आने ब्लॉक कर दे। कि सिंपल सा सुझाव देना चाहता हूँ। व्हाट्सएप से रिलेटेड ही मैं आपको बताता हूँ, व्हाट्सएप पे भी काफ़ी स्कैम था। एक मेरे जानकारी हैं, उनके साथ एक वकील की प्रोफाइल पिक लगी हुए व्यक्ति का फ़ोन आया, सेम वॉइस, सारा कुछ सेम, और वो प्रोमिनेंट लॉयर। उन वकील साहब ने कहा कि मेरे को अर्जेंसी है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। ऐसे करते-करते उन व्यक्ति, वो भी काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने 90,000 रुपए दे दिए। इन सभी से मैं बताना चाहूँगा, कभी भी अगर कोई भी पैसों की माँग करे, तो आप उस व्यक्ति का ये सबसे पहले जानने की कोशिश करें कि सेम नंबर है या अलग। नंबर 1, अगर अलग पाया जाता है 99% ऑफ केसेस, या सेम नंबर भी है, तो उसका जो सगा संबंधी है, जो उसका प्रिय है, उसे ज़रूर फ़ोन करें। कभी भी ऐसे पैसा ट्रांसफ़र ना करें। मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, व्हाट्सएप के अलावा फेसबुक पे जितने भी गजेटेड ऑफिसर, आईएएस आईपीएस ऑफिसर की फेक प्रोफाइल का केस बहुत आपने सुना होगा। आईएएस आईपीएस ऑफिसर की फेक प्रोफाइल बना ली जाती है, फ्रेंड ऐड कर लिए जाते हैं, उनसे मैसेज किया जाता है कि मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए या मुझे 20,000 रुपये दे दीजिए, मैं हॉस्पिटल में हूँ, अभी आपसे बात नहीं कर सकता, आप मुझे सिर्फ मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए। तो उसमें व्यक्ति सोचता है कि भाई प्रोमिनेंट व्यक्ति है, काफ़ी पढ़ा लिखा, आईपीएस अधिकारी है, वाकई में समस्या में होगा, तो वो उसे पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसका सबसे पहले यही है कि जो उनका नंबर है उस पे बात करें। अगर उनसे बात नहीं हो पाती तो सगे संबंधी या किसी प्रिय उनके कॉमन पे ज़रूर कॉल करें। आजकल अब तो ये थोड़ा कम हो गया है, मैं एक फेसबुक का ही एग्जांपल दूंगा। नागपुर के कमिश्नर रविंदर सिंघल साहब हैं, उनकी खुद 3 प्रोफाइल फेसबुक की फेक बनाई गई। उनकी प्रोफाइल फेक बनाकर वो ही पैसों की डिमांड की गई, पर जो उनके जो अपराधी हैं वो पकड़ लिए गए हैं। यहाँ तक कि जो अपराधी को अब तो सजा भी जेल में भी पहुंचा दिए हैं। सारे अपराधी, 3 अपराधी थे, सारे राजस्थान से पकड़े गए हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे हर्षद मेहता का स्कैम था, ऐसे जामतारा जी है ना, जामतारा बड़ा फेमस है। जी। तो सबसे बड़ा इंडिया में सबसे ज्यादा, जो आप तो इन चीजों में डील करते हो, सबसे ज्यादा क्राइम के कहाँ से आते हैं मामले? देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ, जामतारा तो अब ओल्ड हो चुका है। अब आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि आपके पड़ोसी भी फ्रॉडस्टर है। अच्छा। पर अब जैसे आपने सबसे ज़्यादा की बात की, तो आपको पता ही है, नूह पूरे भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है। नूह इस वक्त पूरे इंडिया में, हाँ, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा वहाँ पर लोगों के द्वारा स्कैम करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पर टारगेट होता है डेली का 1 करोड़ रुपए कमाना। वहाँ पर नई-नई लड़कियों को हायर किया जाता है, उन्हें स्कैम करने के तरीके सिखाए जाते हैं और उसके बाद फिर स्कैम किया जाता है। अभी हिट लिस्ट में नूह हुआ, राजस्थान में आपका अजमेर हुआ, पर मैं इसमें गुजरात की तारीफ करूँगा। गुजरात के लोग
और गुजरात की पुलिस बहुत एक्टिव है। दिल्ली पुलिस भी काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, वो सलाखों के पीछे भेजती ही है क्रिमिनल्स को। पर अब ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि सबसे ज़्यादा अपराध कहाँ पर हो रहा है। इसके लिए भी I4C के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है, जिम्स पोर्टल, वो पुलिस के द्वारा देखने का है। उससे पता लग जाता है कहाँ पर फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर ज़्यादा हो पा रहे हैं। अच्छा जी। ठीक। ये एक काफी हैरान करने वाला फैक्ट है कि सबसे ज्यादा, क्योंकि नूह तो हमारे काफी नजदीक है, बिल्कुल। राइट। तो वहां पे, और ये सबसे बड़ी एक बात बताई जो हम सीरीज में देखते हैं वो कहीं ना कहीं सच है कि सच्चाई ट्रेनिंग दी है। जा रही है। हाँ जी। लड़कियां क्यों इन्वॉल्व हैं, मतलब लड़कियों को देखो, क्यों हायर किया जा रहा मैं आपको अब ये तो काफ़ी थोड़ा पुराना हो गया है, काफ़ी पुराना तो नहीं बोलूँगा। आपने देखा होगा वीडियो कॉल आती थी, एक लड़की जो बिल्कुल न्यूड होती थी, है? सामने वाले लड़के से कपड़े उतरवाना, ये सारी चीज़ों की डिमांड करती थी, उनसे पैसों की माँग करती थी। तो पहले हम सोचते थे कि ये एआई बेस्ड है, परंतु वो रियल लड़कियाँ होती हैं, उनको मंथली सैलरी दी जाती है और ये सारा एक स्कैम चल रहा था। और अभी भी एक मैं थोड़ा-सा बताता हूँ, हर आदमी की या हर मेल की प्रवृत्ति होती है, कोई महिला प्यारी बातों में बात करे, प्यारी आवाज़ में आपसे बात करे तो फिसल जाओगे। तो यही सबसे बड़ा कारण है। ये भी बहुत बड़ा, बहुत लोगों के साथ हाँ। हुआ है, बहुत लोगों के साथ। सबसे बड़ा कारण, कोई अगर सपोज़ कीजिए पुरुष आपके पास फ़ोन करे कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप तुरंत फ़ोन कट कर दोगे कि मैं बिज़ी हूँ, टाइम वेस्ट मत कर। पर अगर कोई महिला फ़ोन करती है, तो आप ना चाहते हुए भी उनसे बात सुनते हैं, बात करते ही करते हैं। ठीक ठीक, हंसी वाली बात है, बट वही सच्चाई है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। खैर, तो मतलब ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है कि चीजें, ट्रेनिंग स्कूल चल रहे हैं फ्रॉड, जी, बहुत स्कैम है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी बोला, अगले शिकार आप भी हो सकते हैं। तो जो सुन रहे हैं अगले, शिकार। हाँ हाँ, जो भी मतलब अगले विक्टिम आप हो सकते हो। पहला स्टेप ही है, सबसे बड़ा प्रिकॉशन, कि आप सतर्क रहो, सतर्क बी रहो। अवेयर की चीजें आपके साथ कोई भी कॉल कर रहा है, इंफॉर्मेशन मांग रहा है, पहले ही इंटेंशन ये लगाओ कि वो फ्रॉड है। फ्रॉडस्टर है। तो थोड़ा सा सॉल्यूशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। जी, तो किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो गया, कैसा भी हो सकता है वो, जी। तो उसे पहला क्या करना चाहिए फर्स्ट? देखो, अगर किसी भी व्यक्ति के साथ साइबर फ्रॉड होता है, तो भारत सरकार की एक इकाई है I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। उसकी एक यूनिट है NCRP पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, या वह व्यक्ति 1930 पर कॉल कर सकता है। पूरे भारत में एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया है, जिसमें पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति से कहीं भी अपराध हो तो वो 1930 टोल फ्री नंबर है, 24/7 अवेलेबल है, वो कॉल करे और अपनी शिकायत दर्ज कराए। और मैं आपको एक फाइनेंशियल फ्रॉड में एक जानकारी देना चाहता हूँ, ये भारत सरकार का काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। स्पेशली हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा को सबसे ज़्यादा जो रिकवरी में सबसे ज़्यादा रिकवरी करा के दी गई है हरियाणा के द्वारा ही, और उन्हें माननीय अमित शाह जी के द्वारा, जो गृह मंत्री है, उनके द्वारा अवार्ड भी दिया गया है। इसके लिए जो NCRP पोर्टल है, वह पोर्टल के द्वारा जिन जिन खातों में आपका जो कटा हुआ धन या फ्रॉड किया हुआ धन जाता है, सारा पैसा रिफंड करा दिया जा सकता है। इस चीज के तो पहला स्टेप ये होना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन को आप कॉल करो, या नंबर पे नंबर जो आपने जो बताया। मैंने बताया, टोल फ्री नंबर 1930 पे कॉल कर लीजिए। अगर वो नंबर नहीं मिलता, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप NCRP पोर्टल या cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। ये दो हुए। अगर कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों को करने में असमर्थ है, तो मैं अपनी टीम का नंबर दे दूंगा, उस टीम के नंबर पे भी वो कॉल कर सके। और इसके अलावा नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी जा सकते हैं। पर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में मैं बताता हूँ, खुद पुलिस ऑफिसर जो साइबर को डील नहीं करते, उनके पास इसकी अधिक नॉलेज नहीं होती। करेक्ट। अच्छा, इस बात करते करते दो तीन और मेरे दिमाग में आई चीजें। हाँ जी। जैसे कि अभी ये भी चल रहा है कि लोग होते हैं ना कि आप कहीं जा रहे हो, मैंने कहा भाई आपके, मुझे एक्चुअली ना मुझे अकाउंट में पैसे चाहिए, जी।
तो मैं आपको कैश दे दूंगा, या मुझे कहीं से मंगाने, आप आपके पास तो आप मुझे ट्रांसफर कर देना। जी, मैं आपको बताता हूँ रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा शिकार तो जो ऑनलाइन कैफ़े वाले हैं, साइबर कैफ़े वाले, वो हो रहे हैं, जन सुविधा केंद्र वाले भी हो रहे हैं, और अब धीरे-धीरे चलन में आया है कि नॉर्मल जो व्यक्ति है, राह चलता भी इसका शिकार हो रहा है। हम्म। कैसे? एक व्यक्ति, सपोज़ कीजिए मैं हूँ, मेरे को पैसों की ज़रूरत है। वो असल में ज़रूरत नहीं होती। मैं आपके पास गया कि भाई, मैं आपके खाते में 10,000 रुपए डलवा देता हूँ और आप मुझे 8,000 रुपए दे दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। आप लालच के शिकार हो जाओगे कि 10,000 डलवा रहा है और मुझसे कितने ले रहा है? मात्र 8,000। मुझे 2,000 का फ़ायदा होगा। आप उसे कैश 8,000 रुपए दीजिए। आपने उसे 8,000 रुपए दीजिए, वो बंदा पैसे लेकर गायब। आपको उसकी कुछ डिटेल्स नहीं है। पर जो आपके खाते में पैसे आएँगे, वो फ्रॉड का पैसा होता है, जिस कारण आपका खाता भी फ्रीज़ हो जाता है और आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को अपना खाता शेयर ना करें, या ऐसी पैसे आने की जितनी भी गतिविधियाँ हैं, उनसे बचें। अभी तो नहीं पता ना कि कौन है ना, कि इनोसेंट है, कौन सच में नीडी है। बिल्कुल। पर कभी भी खाते में पैसे ना मंगवाएँ। उससे चीजें फ्रीज हो जाएंगी। हाँ, उससे मैं आपको बताता हूँ, पहले तो सरकार अवेयर करती थी कि इस तरीके के जागरूकता से बचे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने अकाउंट खुलवाने से बचे, क्योंकि आज के टाइम पे म्यूल अकाउंट बहुत ज़्यादा चल रहा है। म्यूल अकाउंट का पता ही होगा कि नकली फर्में बना ली जाती हैं। उसमें जो प्रोप्राइटर होते हैं, वो गरीब व्यक्ति होते हैं। उन्हें एक बार 10,000 रुपए दीजिए और वो 10,000 रुपए में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड दे देते हैं। मैं तो कहूँगा बेच देते हैं। उसके बाद वो खाता खुल जाता है। बैंक के मिलीभगत से वो खाता जैसे ही ओपन होता है, उसमें लाखों करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन होती है। वो सारा पैसा अपने पास वो निकाल लेते हैं। पर अगर कभी कोई व्यक्ति फंसा जाता है तो कौन? जो अकाउंट का ओनर होता है। तो यही है कि कभी भी लालच में आके किसी भी व्यक्ति को अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी अपना अकाउंट ओपन करा कर ना दे। तो अब एक चीज बताओ जी। मैं मेरा आधार कार्ड यूज कर लिया, मान लो गरीब इंसान ने बेच दिया, हाँ जी। तो अकाउंट पकड़ में भी आ गया, पैसा तो तब भी फ्रीज होना है। सर, सपोज कीजिए कंप्लेंट 5 करोड़ रुपए की है, खाते में 500 रुपए ही है। उतनी ट्रांजैक्शन हो चुके हैं उसके और ट्रांजैक्शन तो जितने भी फ्रॉडस्टर होते हैं वो खाते में 5 लाख या 2 लाख से ज्यादा पैसा ही नहीं रखते। पैसा आता है और जाता है, जाता है, आता है और आता है, निकलता है। फिर वो मैं बताता हूँ, वो सारा पैसा कैश विड्रॉल करा लिया जाता है। ये चीज है। म्यूल अकाउंट्स के केस काफी आए थे भी, अरे, राजस्थान से बहुत आए थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे भारत में जो नेटवर्क है वो म्यूल अकाउंट का ही है। अगर म्यूल अकाउंट ओपन होने बंद हो जाए तो मैं गारंटी देता हूँ 90% ऑफ द साइबर क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड की खत्म हो जाएगा। तो इसमें आपने एक वर्ड यूज किया था कि बैंक भी इन्वॉल्व है। देखो, बिना बैंकिंग के इन्वॉल्वमेंट के ये तो नहीं हो पॉसिबल सकता। क्योंकि कोई भी अकाउंट है, वो आपने किसी भी अकाउंट का ओपन करने से पहले आप उसका वेरिफिकेशन करते हैं, वो फर्म क्या रियल में एग्जिस्ट है भी या नहीं। और मैं तो आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैं व्यक्ति का फेस देखकर ये पता लगा सकता हूँ कि ये सच में इस फर्म के ओनर है या नहीं है। ये स्पेशल पावर आपके पास ही है। ये मतलब एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपीरियंस से पता लगा। एक्सपीरियंस से आप बता देते हो कि ये भाई, आप खुद बताइए, एक व्यक्ति जिसकी उम्र मात्र 20 साल है, 20 साल की उम्र के व्यक्ति के नाम पर खाता खोला गया, XYZ नामक फर्म, उसमें एक महीने का ट्रांजैक्शन 5 करोड़ का है, और वो व्यक्ति अगर आपके सामने लेके आए तो वो फटी शर्ट या पैंट उससे, सही बात, तब आप अंदाजा, उसको तो यही नहीं पता लगता कि मेरे खाते में 5 करोड़ भी आए हैं। अगर ये पता लग जाए तो 5 करोड़ लेके गायब ही ना हो जाए। तो नंबर किसका यूज होता है इसमें म्यूल अकाउंट? अब मैं यही बताने वाला था। अच्छा, क्या होता है म्यूल अकाउंट में, जो चेकबुक, नेट बैंकिंग नंबर, वो सब अकाउंट ऑपरेटर के पास होता है।
अच्छा, जी। अकाउंट होल्डर की तो सिर्फ डिटेल्स ली जाती है, आधार कार्ड, इस पैन पॉइंट से तो कार्ड। फिर मतलब आप ये यहाँ साबित हो जाता कि जो बिना उन लोगों के इन्वॉल्वमेंट के उनको तो पता ही नहीं होता ना मेरे खाते में आ बैंक क्या की रहा है। बैंक की इन्वॉल्वमेंट के अलावा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीजें तो फिर ठीक है। तो अधिकारी जो खाने बैठा है वो तो फिर करेगा। म्यूल अकाउंट्स अगर खत्म हो जाए 90% खत्म म्यूल है। अकाउंट्स खत्म हो गए तो 90 क्या 95% फाइनेंशियल फ्रॉड खत्म है। खत्म है। Correct. ठीक है। अच्छा, एक एक और चीज़ है कि अभी रिसेंट में एक और चीज़ हुई थी कि कॉल आता है ना, पापा की आवाज़ में ही कॉल आ गया किसी के कि जी मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे पैसे चाहिए। तो ये वॉइस क्लोन इन्हें किसे कहते हैं, इससे कैसे बचोगे? देखो, मैं बताता हूँ वॉइस क्लोन क्या होता है। ये सब एआई बेस्ड, जैसे जैसे एआई का चलन चलता जा रहा है, क्लोनिंग होती जा रही है, उसी व्यक्ति की आवाज में, पापा की आवाज में कॉल आएगी। इससे बचने के लिए मैंने पहले भी बताया कि आप सबसे पहले तो ये देखिए कि किस नंबर से फोन आया। नंबर हमेशा अनजान होगा। जब नंबर अनजान है तो पहले आप सबसे पहले जो रियल नंबर आपके फादर का है उस पे कॉल करें, और कभी भी घबराए ना। हम्म। सारी समस्या का जो जितनी भी सारी समस्या है उसका एक समाधान है कि वो बिल्कुल भी घबराए ना। तो अभी एआई की बात आपने छेड़ी, एआई देखो पावरफुल तो है ही। जी एक डीप फेक भी अभी सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड में था। बिल्कुल। तो डीप फेक अगर किसी का बन जाता है, जी जैसे अभी हमारी लड़कियों के केस में बात हुई बिल्कुल। थी कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये करना चाहिए। डीप फेक में तो मतलब क्या क्या करना चाहिए, आप ये बताइए सीधे देखो, सीधा। सबसे पहले मैं डीप फेक के बारे में बताता हूँ, या एआई के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। एआई के द्वारा हमारे जो काम करने में आसानी तो हो ही गई है, परंतु अगर किसी भी फोटोज या कोई भी वीडियो फेक बनाई गई है तो उसे कैसे जाने। हम्म। इसके लिए मैं कुछ टिप्स बताता हूँ। सबसे पहले तो सोर्सेज ऑफ वीडियो, यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अभी रश्मिका मंदाना की एक वीडियो वायरल हुई थी, हम्म। तो वो वीडियो वायरल जो हुई वो सबसे पहले पोस्ट कहाँ पर हुई। हम्म। अगर उनके अकाउंट से पोस्ट होती तो हम मान सकते थे कि भाई वो जेन्युइन है। हम्म। तो सबसे पहले आपको क्या जानने की जरूरत है, सोर्सेस। सोर्स कहाँ से हुए? वो सोर्सेज क्या है। उसके अलावा दूसरा जानने का तरीका क्या है, आप देखोगे कोई भी वीडियो होगी तो उसमें जो करेक्टर है, व्यक्ति का फोटो है, वो तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा, परंतु जो पीछे की बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं ब्लर आती है। हम्म। आप अगर बारीकी से देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ ब्लर आएगी ही आएगी। इसके अलावा एक अभी तो जो एआई जनरेटेड वीडियो होती है उस पे एक मार्क लगा आता है कि दिस इज क्रिएटेड बाय दिस। या इसके अलावा अभी गूगल के द्वारा और भी प्लेटफॉर्म के द्वारा यह काम किया जा रहा है और कर भी चुके हैं, एआई डिटेक्टर, जिसमें आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये जो वीडियो या ये यूआरएल जेन्युइन है या या नहीं। नहीं है। उसके द्वारा आप पता लगा सकते हो कि ये वीडियो जेन्युइन है या फेक बनाई गई है। तो एआई के बेबी अभी चीजें देखो अपडेट हो रही हैं। हाँ, धीरे धीरे और धीरे। मेरा मानना ये है कि जैसे जैसे अभी तो नई नई तौर से साइबर हाँ, क्राइम आते रहेंगे। मैंने पूछा ना आपसे कि अब इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम क्या होगा? साइबर क्राइम में। साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम में देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप सड़क पर गए, ठीक है। आप चोर आपसे क्या चोरी कर सकता है, जो आपने पहना हुआ या जो कैरी किया होगा वो। करेक्ट। पर साइबर क्राइम में सिर्फ एक मैसेज से आपके पूरे जीवन की जमा की गई पूंजी गायब हो सकती है। तो इसके लिए आपको सावधान होना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को लोगों में साझा ना करना। मैंने सिम के बारे में बताया, ये सारी चीज़ें। करेक्ट। वैसे तो एक और एग्जांपल बताऊं मैं, ओके ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए होगा। हम्म। व्यक्ति अपने 2 अकाउंट रखे, ओके। 2 अलग-अलग बैंक में खाते खुलवाए। एक खाते जिसमें वो डेली की ट्रांज़ैक्शन करे, उसमें हमेशा बैलेंस ही कम रखे, और जो दूसरा खाता करे, उस पे ना तो फ़ोन पे, गूगल पे कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी ना रखे, सिर्फ़ चेक के द्वारा। ओके। इससे काफ़ी हद तक चीजें बचाई जा सकती बचाई जा सकती है। है। ये एक अच्छी चीज बताई आपने जी। कि 2 अकाउंट रखें। हाँ जी। मतलब एक अकाउंट ऐसा रखें जिसमें फोन पे गूगल पे ना हो, सिर्फ चेक से आपकी ट्रांजैक्शन ट्रांज़ैक्शन कर हो। सकते हो। सपोज़ कीजिए, मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एक सैलरीड पर्सन है, उसकी सैलरी अकाउंट हुआ, उस सैलरी अकाउंट पर गूगल पे, फ़ोन पे सब कुछ रखे, ठीक है। नंबर 1।
कुछ सेविंग होती है वो उस दूसरे अकाउंट में सेव करते हुए चले, और वो जो अकाउंट है वो किसी भी ऑनलाइन जो हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज है उस पे अटैच ना हो। अटैच ना हो। ये एक काफी अच्छा आपने चीज बताई जी। सो आज के पॉडकास्ट में काफी सारी चीजें जानने को मिली और मुझे जितना समझ आया कि ये कि फ्रॉड के तरीके तो आते रहेंगे, नए नए तरीके आएंगे। सॉल्यूशन के तौर पे ये बताया कि सतर्क रहो। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। एक I4C MHA के द्वारा ही बनाया गया एक अकाउंट है साइबर दोस्त, ओके। उसे फॉलो करो, उसमें नई नई जानकारी मिलेगी। और एक मेरी टीम के द्वारा भी बनाया गया अकाउंट है साइबर बॉस करके, उस पे नई तरीके के जो फ्रॉड है उनके बारे में, उनसे बचने के बारे में सभी जानकारी मिलेगी। तो आप इन 2 अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं और कभी भी घबराए नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है घबराए नहीं। अगर पैसे आपके फ्रॉडस्टर के द्वारा फ्रॉड में चुरा लिए गए हैं तो वो वापस आएंगे, आ सकते हैं जब तक वापस। गारंटेड से वापस लाएंगे। तो अगर किसी के पैसे फंस गए हैं जी या कोई ऐसा कुछ हो चुका है, कैसा भी साइबर क्राइम हुआ है, हाँ, तो अगर किसी को नहीं भी समझ आ रहा तो आपसे भी कांटेक्ट अगर कोई करना चाहे तो फिर देखो वो मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकता है। मेरी टीम का मैं आपको नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, वो उन पे कांटेक्ट करके सभी चीज़ों की जानकारी दी जा सकती है। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच अखिल भाई, आए आप और आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करी साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हमने कर ली हैं। जी और फिर भी कोई नया फ्रॉड आएगा, नई चीज़ आएंगी तो डेफिनेटली दोबारा आपको बुलाएंगे। और इस बार तो बिना फीस के आया हूँ, अगली बार तो फीस। के साथ आओगे। हाँ जी, चलो अगली बार आप भाई फीस को वकील भी है। हाँ वकील है। चलो बिना फीस ठीक के है। काम नहीं करते। नहीं, चलो पता तो है ही वकील बोलने के पैसे लेते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो थैंक यू सो मच एंड फिर आपसे जरूर मुलाकात हाँ करेंगे दोबारा फिर शो पे। जल्दी मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए भी।